हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राज राणा, आपका एसएसटी का मेंटोर। आज हम बात करेंगे DSSB की। DSSB के अभी नोटिफिकेशन आने वाले हैं और एक तरह से सोर्स से हमें थोड़ा सा पता चला है कि अप्रैल यानी इस अप्रैल में वैकेंसी आ सकती है। विभिन्न प्रकार की जानकारी वैकेंसी कब आएंगी ये आप तक पहुंच चुकी होंगी, तो आपको DSSB की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। तो DSSB को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। DSSB PRT जो प्राइमरी लेवल का होता है, DSSB TGT जो 6 से 8 के लिए होता है, और DSSB PGT। इस तरह से हम 3 भागों में DSSB को बांट सकते हैं। याद रखें, अगर आपने CTET के पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई कर रखा है, अगर आपने BEd कर रखी है, DLEd कर रखी है या कोई अन्य डिप्लोमा ले रखा है, तो आप DSSB PRT की एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसके अलावा आपने CTET का पेपर नंबर 2 या पेपर जो 2 होता है वो आपने कर रखा है। इसके अलावा आपने BEd कर रखा है, तो आप DSSB PGT के लिए एलिजिबल हो, ध्यान रखें। DSSB PGT के लिए आपको CTET क्वालिफाई करना अनिवार्य नहीं है। यह थोड़ी सी जानकारी है DSSB के बारे में। अब DSSB PRT हो, TGT हो और PGT हो, ये 200-200 नंबर के इसमें क्या आते हैं, ठीक है, 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। एक सबसे बड़ी बात DSSB में क्या है कि मात्र आपको समय मिलता है 120 मिनट, और 120 मिनट में आपको 200 प्रश्न हल करने होते हैं। यानी आपको लगभग 1 मिनट में 2 प्रश्न आपको इसके करने होंगे। इसलिए पेपर थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। कुछ चीजें याद रखना। साथ ही आप ऐसा भी नहीं कि टिक लगाते जाओ। टिक इसलिए भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये जो एग्जाम है वो नेगेटिव मार्किंग भी देता है। आपके 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, और 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं तो उसमें आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, 1 क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 नंबर आपके कट जाते हैं। ठीक है, इसलिए पेपर थोड़ा सा टिपिकल है। पेपर को मुख्य रूप से 2 खंडों में बांट सकते हैं। ठीक है, खंड 1 और खंड 2। अगर हम खंड 1 की बात करें तो वहां पर सबका जनरल पेपर आता है। उस जनरल पेपर में मैथ आता है 20 नंबर का। उसके अलावा मैथ के अलावा रीजनिंग आती है। इसके अलावा आपका इंग्लिश आएगी और हिंदी आएगी और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस आती है। इस प्रकार से 5 चीजें आती हैं। और खंड 1 में, ये मैं जनरली बता रहा हूं, जनरलाइज पेपर है। चाहे DSSB PGT की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे आप TGT की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप PRT की तैयारी कर रहे हैं, ये तीनों सब में आने हैं। ये 100 नंबर के होंगे, 20-20 नंबर के होंगे। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन होंगे। इसकी तैयारी आप अच्छे से करें। आप मैथ की पूरी क्लास ज्वाइन जरूर कर लें। हमारे सर पढ़ाते हैं मैथ, उस क्लास को आप लीजिए तो आपका वो वाला पूरा जो खंड है वह आपको अच्छी तरह से हो जाएगा। एक बात और याद रखनी है आप सबको कि DSSB का जो पेपर है, DSSB के पेपर में जो मैथ है वो सिंपल क्वालिटी का नहीं आता है। ये मत सोचो बहुत सिंपल आता है पेपर। वो SSC लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के प्रश्न होते हैं। तो आपको मैथ थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ना है, अभी से पढ़ना है। जैसे KVS ने आपके साथ बड़ा ही धोखा कर दिया था। ठीक है, फॉर्म निकाले, फॉर्म निकालने के बाद 1 महीने के बाद ही आ गया, यानी 2 महीने में आपका पेपर भी ले लिया। इस प्रकार से DSSB भी आपके साथ यही करने वाला है। इसलिए आज से ही DSSB की तैयारी करना शुरू कर दो, वरना बहुत देर हो जाएगी। तो मैथ, इसके अलावा जो इंग्लिश है वो भी अच्छी क्वालिटी की आती है, रीजनिंग भी अच्छी क्वालिटी की आती है, और रीजनिंग के अलावा जो आपका हिंदी है वो भी अच्छी क्वालिटी की आती है। जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस में NCERT से कभी कभी तो कथन कारण तक के क्वेश्चन पूछे गए, उसकी भी आपको बेहद अच्छी तरह से जानकारी, डेप्थ में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। हिस्ट्री की भी, पॉलिटी की भी, इकोनॉमी की भी, ठीक है, ये सारी जानकारी आपकी होनी चाहिए। साइंस की भी, तो काफी अच्छी क्वालिटी के प्रश्न पूछे गए। करंट अफेयर्स भी अच्छी क्वालिटी की आती है, ध्यान रखो। तो आपको NCERT को अच्छी तरह से पढ़ना है। और अगर आप NCERT नहीं पढ़ पा रहे तो लूसेंट की किताब जनरल अवेयरनेस के लिए जरूर पढ़ लें। ठीक है नहीं, करंट अफेयर्स के लिए कोई भी किताब हो, जैसे एक किताब आती है वार्षिकी में घटना सार या घटना चक्र, उसको भी आप पढ़ लें तो वो भी बेनिफिट करेगी। और 20 में से लगभग आप 16-17 क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। ठीक है ना।
लेकिन आज मैं आपके लिए टीजीटी का एक पेपर लेके आया हूं 2021 में। 2021 में टीजीटी का पेपर हुआ था और वह ये सामान्य वाला नहीं है, ये टीजीटी एसएसटी का पेपर है। मैंने आपको बताया था टीजीटी एसएसटी में भी अगर आप पेपर दोगे टीजीटी का तो एक तो खंड वही 100 नंबर का होगा और दूसरा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, सब्जेक्ट स्पेशल का वो कितने का होता है, वो भी 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 100 नंबर के होते हैं और उसमें भी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आइए पेपर को हम आगे तैयारी करें, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको पेपर कराने वाला हूं प्रीवियस ईयर का, वो है 2021 का। तो DSSB टीजीटी पार्ट बी, ठीक है, सोशल स्टडी का पेपर है, ठीक है, और पार्ट ए तो वही है जो 5 चीजें आएंगी। आज पार्ट बी की बात कर रहा हूं, किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और आपको तैयारी करते समय कहां कहां पर फोकस करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको देखना है, वो यहां पर पेपर की स्टडी इसके लिए सबसे बेहतरीन होती है। तो आइए पेपर के बारे में आपको बता दूं, एनालिसिस हम पेपर का नहीं कराएंगे, क्वेश्चन का नेचर बता रहा हूं, क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूं और मैं सारे पेपर आपको टीजीटी के कराने वाला हूं। तो टेंशन मत लो, चाहे आपका पीआरटी का पेपर हो, चाहे आपका टीजीटी का हो, चाहे आपका पीजीटी का हो, सारे पेपर को मैं आपके साथ रूबरू कराऊंगा, सारे पेपर को मैं आपको दिखाता रहूंगा, ठीक है ना। चलिए तो आइए समझ लेते हैं किस प्रकार के यहां पर प्रश्न आते हैं। तो जल्दी जल्दी हम प्रश्नों को समझते हैं और प्रश्नों के यहां पर आंसर भी देते चलते हैं। देखो प्रश्न क्या है, पुस्तक द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रसिया द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं आपसे, ठीक है। और DSSB में आप कहोगे सर एसएसटी के लिए हम क्या पढ़ें, दिमाग में तो यही आएगा ना। तो एसएसटी के लिए आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ें, सारी किताबें 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो एनसीईआरटी की किताब है ना, इसको बेहतरीन अच्छी तरह से कर लें, ठीक है, नहीं अच्छी तरह से इसको करना है और थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री को भी अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। 9th की किताब की जो समकालीन भारत आता है ना, उस समय वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें काफी दे रखी है और उसमें से आपको अच्छी तरह से पढ़ना है क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के यहां पर बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। एनसीईआरटी पढ़ो, इसके अलावा यहां पर एनसीईआरटी के अलावा ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी को बढ़िया तरह से पढ़ लो बस। अब एनसीईआरटी को पढ़ने में एक दिक्कत आती है कि आपको पता नहीं होता कि एनसीईआरटी को पढ़ना कितना चाहिए। अब एनसीईआरटी में क्या है कि कहीं पर केवल गंगा नदी आ गई, सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी आ गई। अब क्या करोगे आप कि गंगा नदी से, अब DSSB वाला गंगा नदी से कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको गंगा नदी पूरी अच्छी तरह से आनी चाहिए। एनसीईआरटी कभी कभी छोटे छोटे रूप में ही चीजों को दे देती है। अगर उसने किसी जगह का नाम दिया है, किसी जगह ओमान का नाम दे दिया, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ओमान के आसपास कौन कौन से देश हैं, वो ये भी प्रश्न पूछ लेगा। ओमान कौन से सागर से, कौन सी खाड़ी से लगता है, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लेगा। तो उसको कहते हैं डिफिकल्टीज लेवल। वो तो DSSB की पूछो मत, वो तो बहुत ज्यादा हाई होती है, सामान्य पेपर नहीं होता DSSB का। डरा भी नहीं रहा हूं, एक समय से पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि पेपर को आप अच्छी तरह से जरूर पढ़ें, वरना देर बहुत हो जाएगी। प्रश्न देखो, और ये प्रश्न आपने सुने ही नहीं होंगे। पुस्तक द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रसिया द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई है, तो आंसर देख लीजिए यहां पर व्लादिमीर लेनिन के द्वारा लिखी गई है। अब बताओ लेनिन को आपको पढ़ना होगा, लेनिन कब पढ़ोगे, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में लेनिन दे रखा है वहां पर, ठीक है, नहीं चाहे किताब वहां पे उल्लिखित है या नहीं है। तो अब आप लेनिन को पढ़ोगे, कभी रूसो को पढ़ोगे, तो इनकी किताबें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कार्ल मार्क्स को पढ़ोगे तो कार्ल मार्क्स की किताब के बारे में भी पता होना चाहिए कि वह समाजवाद है, ठीक है। उसके बाद पूंजीवाद है। अब समाजवाद हो गया चाहे पूंजीवाद हो गया, पूंजीवाद के प्रणेता जो है एडम स्मिथ है, तो उनकी किताब के बारे में पूछ सकता है। समाजवाद के जो प्रणेता है वो अपने आप में कार्ल मार्क्स है, तो उनकी किताब पूछ सकता है, ठीक है। और कीन्स हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के, तो उनकी भी किताब पूछ सकता है। तो आपसे अब आपको पता है कि कुछ इस प्रकार की पुस्तकें भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, रूसी क्रांति के दौरान, तो अब आपको सारी क्रांतियां जरूर पढ़नी है अच्छी तरह से। रूस की क्रांति हो, अमेरिकन क्रांति हो, फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति हो, सारी क्रांति को अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है एक खंड में सारा मैं आपको न करवा पाऊं, तो 2 खंड में होंगे और वहां पर मैं खंड 1, खंड 2 या उस तरह से चीजें डाल दूंगा, तो आप टेंशन लेने की बात ना करें, ठीक है। प्ले लिस्ट में भी देख लेना, PY क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो मजदूरों के प्रतिनिधियों की एक परिषद को, ठीक है, किस रूप में नामित किया गया है, तो आंसर क्या, सोवियत के नाम से किया गया है, यह भी आपको याद रखना है।
ठीक है, एक और देखो क्वेश्चन कैसे आए। बंगाल विभाजन की घोषणा के समय भारत का वायसराय कौन था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन के समय कौन था? ये लॉर्ड कर्जन अपने आप में क्या था? वायसराय था। इसी ने बहुत सारी बात कही थी कि ऐसा है कि बंगाल का हम विभाजन इसलिए कर रहे हैं कि बंगाल बहुत बड़ा है और इसका प्रशासन चलाना थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है। लेकिन असल में अंग्रेजों की मंशा तो ये नहीं थी। अंग्रेज तो ये चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम की जो एकीकरण है, जो बंगाल धीरे धीरे राष्ट्रवाद का एक केंद्र बनता जा रहा है, एक नेशनलिज्म का एक सेंटर बनता जा रहा है, आखिर उस नेशनलिज्म को, उस राष्ट्रवाद को कैसे खत्म किया जाए, इस वजह से बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से फ्रांसीसी क्रांति का कारण बताओ। देखो अब क्रांति से कितने क्वेश्चन आ गए। रूस की क्रांति आई थी, अब फ्रांसीसी क्रांति आ गई। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1 2 3 तीनों है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं यहां पर। ठीक, अब रूस में 1905 की क्रांति के बाद देखो, अब फिर रूस की क्रांति के बाद की बात करें। व्यापक दमन कब तक चलता रहा? जब तक कि कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा मजदूरों की संख्या को तोड़ दिया गया। तो 1911 तक चलता रहा, ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 1855 में संथाल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संथाल विद्रोह की बात कर रहा है। ठीक है, संथाल परगना कहां पर है? बताओ, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और संथाल अपने आप में एक जनजाति भी है। यह ब्रिटिश उपनिवेशी प्राधिकरण के खिलाफ जमींदारों के खिलाफ एक विद्रोह था। इट वॉज द रेविलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी एंड अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड। ठीक है, इट हैपेंड इन द प्रेजेंट डे पार्ट ऑफ द झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। यह वर्तमान में झारखंड और पश्चिम बंगाल के हिस्से में गठित हुआ था। तो दोनों अपने आप में क्या है? सही है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि 1803 में किस देश ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा करी थी? अब बताओ, फ्रांस को पढ़ोगे, फ्रांस की क्रांति को पढ़ोगे तो तब जाके आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो आंसर क्या है? ब्रिटेन। ब्रिटिश इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए यहां पर, भारत में किसान सभा आंदोलन, ठीक है, किसान सभा आंदोलन, ठीक है, के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में हुआ था? ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो आंसर क्या है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है ना। चलिए, बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक कौन थे? बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यहां पे देखो, व्लादिमीर लेनिन। अब व्लादिमीर लेनिन से ही 2 प्रश्न पूछ लिए, तो कितना महत्वपूर्ण है। लेनिन कहां के? तो रसिया यानी सोवियत यूनियन के। तो अब सोचो, वहां पे किताब का नाम भी पूछा है, किताब के नाम के अलावा क्या पूछा है? इनकी पार्टी का नाम भी पूछा है। तो अगर एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो बताओ दोनों क्वेश्चन तुम्हारे हो जाते कि नहीं? इसलिए आप एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है नहीं, मैं आपको 3 बजे एनसीईआरटी कराता हूं, 3 बजे और 1 बजे तो एफ पे कराता हूं, तो वहां पे आप आ जाए करो। ठीक है, और 3 बजे भी मैं आपको करा रहा हूं, तो वहां पर मैं एनसीईआरटी करा रहा हूं, तो वहां पे भी आप ज्वाइन कर लो। तो ऐसे प्रश्न भी मैं आपको करवाने वाला हूं। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कहां पर कैद किया गया था? जहां उन्होंने 6 वर्ष की सजा काटी थी। तो स्वतंत्रता आंदोलन जब पढ़ोगे ना, तो उसमें मैं आपको इसको बहुत ही बेहतरीन कहानी नुमा उसमें पढ़ाऊंगा कि बंगाल, तो आपको याद हो जाएगा एक बार में कि बाल गंगाधर तिलक को कहां पर रखा गया था? मांडले की जेल में रखा गया था। ठीक है, याद रखोगे। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध सूरत विभाजन हुआ? तो कांग्रेस का विघटन हुआ था। ठीक है, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन के नेचर देखिए, क्वेश्चन से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेपर आगे का कैसे होगा। इसके बाद देखो, राजा लुईस 14वां ने, ठीक है, वित्तीय संकट के कारण संपदा सर्विका की मांग की। ठीक है, यहां पे क्या? रिक्वेस्टेड टू द स्टेट जनरल ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये कब था? 1780 के दशक में। इसके अलावा 18वीं शताब्दी में जेम्स हारग्रीव्स के किस आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति में योगदान किया था? अब देखो, औद्योगिक क्रांति आ गई। ठीक है, ब्रिटेन की क्रांति पढ़ोगे ना, तब आपको यहां ब्रिटेन में पढ़ोगे ना, तब आपको औद्योगिक क्रांति मिलेगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिलेगा। और ब्रिटेन में ही सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, यूरोप में धीरे धीरे फैल गया, और फिर आपको बाकी की तो आपको पता है। तो औद्योगिक क्रांति पढ़ोगे तो यहाँ पे स्पिनिंग जेनी, ठीक है नहीं, तो किसका आविष्कार किया? तो इनके नाम यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखे, जेम्स हारग्रीव्स। आइए, रूस में क्रांति 1917 की क्रांति के लिए ड्रेस रिहर्सल बन गई थी। तो वो क्या? 1905। रूस में 1905 की क्रांति, 1917 की क्रांति के लिए ड्रेस रिहर्सल बन गई। देखो, ऐसे ऐसे प्रश्न आए। अब आपको कितने डेप्थ में पढ़ना है आप खुद समझ सकते हो। DSSB किस प्रकार के प्रश्न पूछता है। ठीक है नहीं, DSSB के पेपर पूछने का अंदाज देखो। अंग्रेजों द्वारा लखनऊ पर पुनः अधिकार कब कर लिया गया? 1857 के विद्रोह की बात कर रहा है। ठीक है, लखनऊ में कौन थी? बेगम हजरत महल थी, याद है ना? बेगम हजरत महल को हरा के कब यहां पर अधिकार कर लिया गया था? तो ये था मार्च 1858 में। ठीक है नहीं। अब 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट, ये कहां का था? फ्रांस का था, याद होगा कि मैं पराजित किया गया। ठीक है, नेपोलियन को किस युद्ध में पराजित किया गया? तो आंसर क्या? वाटरलू के युद्ध में। ये आपको याद रखना है।
ठीक है, इन विच ईयर डिड द लुइस 14वां एग्जाइल, ठीक है, मेंबर ऑफ द एरिस्टोक्रेसी ऑफ द सिटी ऑफ द ट्रॉयस, किस वर्ष में लुइस 14वां ने ट्रॉयस के शहर में कुलीन सदस्यों को निर्वासित किया? तो आंसर क्या? 1787। तो आपको देखो क्रांति से पता चल रहा होगा, इसलिए आप अगर DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री यानी फ्रांस की क्रांति, इसके अलावा रूस की क्रांति, अमेरिकन क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इसके बारे में बहुत ही बढ़िया तरह से जानकारी होनी चाहिए। अच्छी तरह से पढ़ लेना इसको, ठीक है नहीं? चलिए, यहां पर DSSB का एक कोर्स भी लॉन्च हुआ है, TGT PGT, ठीक है, TGT वाला, तो उसको भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं परचेज कर लेना, राज राणा कोड का इस्तेमाल करना उसमें। वहां पर मैं आपको बहुत सारी चीजें आपको कराने वाला हूं, और ठीक है, हर एक टॉपिक को, और एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं आएगा, ये दावा है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इतना हम डिटेल में और इतने बड़े बड़े हम सारी चीजों को, जितना भी सिलेबस उसको कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? याद रखना, 1931 में। अगला देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखो सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आंसर क्या है? एनी बेसेंट, ठीक है, आयरलैंड की थी। विलय नीति किसने पेश करी थी? तो विलय नीति किसने करी थी? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हड़प नीति। विलय नीति को ही क्या कहा जाता है? हड़प नीति कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी। इसके अलावा 1893 में किने देशों ने त्रिपक्षीय गठबंधन का विरोध करने के लिए समझौता गठित किया था? तो आंसर क्या होगा? फ्रांस और रूस ने। इसके अलावा देखिए, हु बिलीव दैट इज द सोशल एनवायरमेंट कुड बी द रिकंस्ट्रक्टेड, ह्यूमन नेचर कुड बी चेंज्ड। यह किसका विश्वास था कि यदि सामाजिक वातावरण का पुनर्निर्माण किया जा सकता है तो मानव स्वभाव को बदला जा सकता है? ठीक है, तो किसने कहा था? ये रॉबर्ट ओवेन ने कहा था। ओके, याद रखना, रॉबर्ट ओवेन ने कहा था। इसके अलावा जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होगी तो उत्तरी गोलार्ध क्या होगा? उसे ज्यादा प्रकाश प्राप्त होगा। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी तो उत्तरी गोलार्ध को प्राप्त होगा। देखो सबसे निकट कब होती है आपको पता होना चाहिए, सबसे निकट होती है हमारे यहां पर 3 जनवरी को। 3 जनवरी को क्या होता है? हमारे यहां पर उपसौर आता है, यानी पेरिहिलियन आता है, और उस समय पर उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है? सर्दी होती है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा? यहां पर देखिए केवल एक आंसर, कम मात्रा में, यानी उत्तरी गोलार्ध को कम प्रकाश मिलता है। ठीक है, कम प्रकाश मिलेगा तो वहां पर सर्दी होगी, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी। ठीक है, तो गर्मी का मौसम नहीं होगा हमारे यहां पे, कम मात्रा में सूर्य ताप होगा बस। निम्नलिखित में से कौन अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का सही उदाहरण है? ठीक है, अंतर्वेदी का आंसर क्या है? ग्रेनाइट, यानी अंदर जो मिलती हो। ठीक है, अंदर जो मिलती हो ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट क्या होती है? अंदर मिलती है, और ऊपर बेसाल्ट मिलती है आग्नेय चट्टानों में। ठीक, याद रखो। इसके अलावा मजदूर वर्ग द्वारा पहली सफल क्रांति कौन सी थी? तो आंसर क्या? रूसी क्रांति। मजदूर वर्ग के द्वारा ये पहली क्रांति की गई थी जो सफल भी रही थी। ठीक है, रूस की क्रांति थी। ठीक, इसके बाद क्या है? अब मैकेनिज्म फिक्चर बिटवीन द अपर एंड लोअर वैली ऑन द रोटेटिंग अर्थ इज कॉल्ड। एक घूर्णन पृथ्वी पर ऊपर वाले हिस्से और निचली स्थित घाटियों के बीच की यांत्रिक स्थिरता होती है, यानी इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हमारी भू संतुलन, आइसोस्टेसी कहते हैं। यह माना जाता है कि कोई ऊंची जगह है और कहीं पर क्या है? ये नीची जगह है। तो यहां का जो घनत्व होता है और यहां का जो घनत्व होता है, यहां का घनत्व यानी डेंसिटी ज्यादा होती है, यहां की थोड़ी सी कम होती है, लेकिन दोनों की बिल्कुल बराबर होती है, जिसकी वजह से भूमि पर संतुलन बना रहता है। इसको आइसोस्टेसी कहते हैं। ओके, चलिए इसके बाद क्या? रचनात्मक प्लेट किनारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन प्लेट किनारों को अपसारी प्लेट कहते हैं। रचनात्मक क्या होगा? जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होंगी। ठीक है, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नीचे जो लावा है, जो नीचे जो मैग्मा है, निकल कर यहां जम जाता है, तो यहां से क्रस्ट का निर्माण हो जाता है। तो यहां पर अपसारी गति होती है, डाइवर्जेंस होता है। तो इन प्लेट किनारों को अपसारी प्लेट किनारा भी कहते हैं। सही है, ठीक है। द प्लेट मार्जिन ऑल्सो कॉल्ड द डाइवर्जेंस प्लेट। ठीक है, नई समुद्री भूपरपट्टी का निर्माण होता है, तो नई समुद्री परपट्टी बनेगी, क्रस्ट बनेगी। ठीक, ओशियन क्रस्ट का लगातार फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये जो लावा है वो यहां पर क्या होगा? स्टोर होता जाएगा। ठीक है, सीमेंटाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू द ओशियनिक वाटर, तो यहां पे वो जम जाएगा, नई ओशियन क्रस्ट का निर्माण हो जाएगा। दोनों सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। उस संगठन का नाम बताओ जिसने आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्नांडिस की हत्या करी थी। तो आंसर क्या है इसमें? ब्लैक हैंड। इसके अलावा क्या? इटली में फांसीवाद के उदय के क्या कारण थे? वाद याद रखना, समाजवाद, फांसीवाद, नाजीवाद, इनसे भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछेगा। ठीक है, इटालियन वर डिसअपॉइंटेड बाय द ट्रीटी ऑफ द वर्सल।
ठीक है, वर्साई की संधि से जो इटली के लोग क्या निराश थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की सामाजिक आर्थिक स्थिति फासीवाद, समाजवाद और साम्यवाद की फैलती विचारधारा से प्रभावित थी। तो आंसर क्या, तीनों ही इसमें सही है। ठीक है, विश्व युद्ध के दौरान कई संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है। ठीक है, सेंट जर्मन ऑस्ट्रेलिया, वर्साई की संधि जर्मनी, न्यूली संधि हंगरी, त्रियांग संधि तुर्की। तो इसमें क्या है, पहला और दूसरा, पहला दूसरा ही सुमेलित है, अन्य सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देख लो बस, निम्नलिखित में से किसे ठंडी हवा के रूप में अभिलक्षित किया जाता है। कौन सी ठंडी हवा है, तुम्हारी सिरोका, जोंडा, हरमट्टन, ये तीनों गर्म हवाएं। मिस्टल क्या है, अपने आप में क्या है, ये ठंडी हवा है। ठीक है, मिस्टल ठंडी हवा है जो फ्रांस के आसपास चलती है। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे किस प्रकार की जलवायु में वर्ष भर सूर्य ताप का सामान्य अभाव और बहुत कम तापमान होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि किस प्रकार की जलवायु में वर्ष भर सूर्य ताप यानी सूर्य ताप बहुत कम मिलता है। ठीक है, और बहुत कम तापमान होता है। तो मानसूनी जलवायु में खूब मिलता है, टुंड्रा में मिलता है, केवल टुंड्रा में, भूमध्य सागर में खूब मिलता है, सवाना में खूब मिलता है, टुंड्रा में नहीं मिलता। तो टुंड्रा में बहुत कम सूर्य ताप मिलता है, वहां पर सूर्य की किरणें लगभग 0 डिग्री 10 डिग्री के आसपास रहती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत कम तापमान रहता है। ओके, चलिए, गर्म सतह पर ठंडी हवा के परिवहन के कारण बनने वाला कोहरा क्या कहलाता है। ठीक है, यहां पे क्या कहलाता है, तो आप याद रखो स्टीम फॉग कहलाता है, गर्म सतह पर ठंडी हवा के परिवहन के कारण। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सुपरनोवा परिकल्पना से संबंध रखता है। यह भी मैं आपको बड़ी अच्छी तरह से बताऊंगा, याद करने की ट्रिक बताते हैं इनकी। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति, तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, किसने सिद्धांत दिया है, सब कुछ उसमें दे रखा है और बड़े ही मजेदार तरीके से आपको याद कराऊंगा। पूरी पृथ्वी पर समान दिनों और समान रातों का अनुभव करती है, यानी 2 बार होता है ऐसा। कब होता है, एक तो 21 मार्च को होता है और एक 23 सितंबर को होता है। ये तो आपको पता होगा ना, 21 मार्च और 23 सितंबर का ही है। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये रहा 23 सितंबर है। नहीं, यहाँ पे पूरी पृथ्वी में क्या होता है, उस समय सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पे पड़ती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में को दोनों ही बिल्कुल बराबर सूर्य प्रकाश को प्राप्त करते हैं। दोनों ही हेमिस्फीयर में ठीक है, समान अक्षांशीय स्थानों पर एक जैसा मौसम होता है। ठीक है, जब दोनों को समान रूप से ऊर्जा मिलती है तो दोनों में समान मौसम होता है। ठीक, अब यहां पर क्या होता है कि उत्तरी यानी जो प्रदीप्ति बिंदु जो होता है ना, प्रदीप्ति सर्कल जो होता है, वो सीधे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक होता है। तो आधी धरती पर से यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ बिल्कुल इस तरह से सूरज की किरणें पड़ती हैं। तो आधी धरती पे पड़ती हैं, तो आधे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हो जाती है। ठीक है, 5 ईयर प्लान आर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग ऑफ विच सोसाइटी। पंचवर्षीय योजना किस समाज की केंद्रीकृत योजना है। तो ये समाजवाद की हो सकती है, क्योंकि समाजवाद में सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। ठीक है, और उसी व्यवस्था को समाजवादी कहते हैं, जहां उत्पादन और वितरण यानी जहां पर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के सारे साधन किसके हाथ में हो, सरकार के हाथ में हो, उसी को क्या कहते हैं, सोशलिस्ट कहते हैं, समाजवाद कहते हैं, समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, नहीं 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले। इस शिखर सम्मेलन को क्या कहा जाता है। इस शिखर सम्मेलन को यह कहा जाता है शायद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। ठीक है, इसको यह कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यह कहा जाता है। ओके, आगे चलते हैं यहां पर कि Which of the following is the long term cause of the French Revolution? फ्रेंच रेवोल्यूशन देखो फिर पूछ लिया, रेवोल्यूशन निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति का दीर्घकालीन कारण है। ज्ञान की भाषा का बढ़ता प्रचलन, इंक्रीजिंग द प्रिविलेंस ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द नॉलेज, फाइनेंशियल क्राइसिस, सबसे पुराने महान परिवारों की तरफ विरोध। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, पहला और तीसरा। ये है पहला और तीसरा, ये वित्तीय संकट से इसका कोई संबंध नहीं है। उस पार्टी का नाम बताओ जिसने इटली में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना के लिए क्या, नहीं ये याद रखो, उस पार्टी का नाम बताओ जिसने इटली में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना का। सर्वहारा वर्ग जनरली मजदूर वगैरह, ठीक है, ये सामान्य व्यक्ति है ना, उनके लिए प्रयोग किया जाता है सर्वहारा वर्ग। ठीक है, कुलीन वर्ग होता है जो राजा वगैरह होते हैं, राजा का पूरा तंत्र होता है, उस सबको कुलीन वर्ग के लिए। ठीक है, सर्वहारा वर्ग और कुलीन वर्ग इन दोनों के बीच में संघर्ष के बारे में बताया है। ठीक है, तो जब आप समाजवाद पढ़ोगे ना, साम्यवाद पढ़ोगे, समाजवाद पढ़ोगे, तो इन दोनों में संघर्ष बताया गया, वर्ग संघर्ष की बात की गई है। तो हम उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कराएंगे, तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं कौन सी, इटालवी समाजवादी। इसके बाद चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू द रिप्रेजेंट रिलीफ ऑफ द टोपोग्राफिक मैप। स्थलाकृति मानचित्रों पर उच्चावच का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, उच्चा बच्चे दिखाना ऊंची नीची को, ठीक है। तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हेस्यूर का पहाड़ी छायाकरण, दोनों का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, डेक्कन ट्रैप निम्नलिखित में से किस कालखंड में बनना शुरू हुआ था? तो आंसर क्या? क्रिटेशियस। डेक्कन ट्रैप क्रिटेशियस में बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर लावा उद्भेदन हुआ था, ज्वालामुखी क्रियाएं हुई थी और लावा के जमने से यहाँ पर लावा पठार का निर्माण हुआ। यही दक्कन का पठार जो तुम्हारे महाराष्ट्र गुजरात में फैला हुआ है, ठीक है ना। देश में किस भारतीय वन का सबसे कम क्षेत्र है? सबसे कम कौन सा वन पाया जाता है पूरे भारत में? तो मैंग्रोव वन सबसे कम पाया जाता है, ठीक है। जैसे जो जहां डेल्टाई प्रदेश होते हैं या ये कहें कि समुद्री जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसका वो सबसे कम है और हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है ना वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या संरचना का आर्थिक गुण है? ठीक है, बताओ। लिंग अनुपात, आयु वृद्धि, व्यवसायिक संरचना और साक्षरता। तो आंसर क्या होगा? व्यवसायिक संरचना। क्या है? जनसंख्या आर्थिक गुण है, ठीक है। अब बताइए, द क्लाइमोग्राफ ओरिएंटेड डायगोनली फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट रिप्रेजेंटेड टाइप ऑफ द क्लाइमेट। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तिरछे उन्मुख क्लाइमेटोग्राफ प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। शुष्क का, भूमध्य सागर का, ब्रिटिश का या मानसूनी का? तो आंसर क्या होगा? मानसूनी होगा, ठीक। चलिए आगे बता दें, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात कर रहा है तो कौन सा है? ठीक है, कई सारे हैं, मैं किसी दिन आपको बताऊंगा पूरा SEZ के बारे में। तो उसमें से एक कौन सा है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। नहीं, आगे चलते हैं। गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में प्रचलित है, सारा काम हाथ के औजार से होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा दोनों याद रखना। गहन निर्वाह कृषि जो होती है, ठीक है, गहन निर्वाह कृषि जो होती है, जो कम भूमि में बहुत ज्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करके क्या किया जाता है? ज्यादा उत्पादन किया जाता है, तो उसमें गहन कार्य करना पड़ता है, ठीक है। और बहुत सारे जो औजार होते हैं उनका भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये सही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बाइन ऑफ द सॉल्ट इज द करेक्टली सीक्वेंस्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज ऑफ द सी वाटर? निम्नलिखित में से कौन सा लवण का संयोजन समुद्र के पानी में उनके प्रतिशत के अवरोही क्रम में? लवणता क्या होती है? इम्प्योरिटी डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड सैलिनिटी। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। तो सी इज राइट आंसर। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट सीक्वेंस है, अवरोही क्रम। ये अवरोही क्रम है बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता हानि का मानव जनित कारण है? ठीक है। नहीं, हमारे यहाँ पे बायोडायवर्सिटी लगातार लॉस होता जा रहा है, तो उसका मानव जनित कौन सा कारण है? वनों की कटाई, निर्माण कार्य के कारण पौधों और जानवरों की प्रजातियों आवास का विखंडन, मानव द्वारा जनित कारण है। पूरी तरह से अलग पारिस्थितिक तंत्र में विदेशज प्रजातियों का समिप्राय अज्ञान कृत परिचय। तो इसमें आंसर क्या होगा? दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही मानव कृत है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी विदेशी प्रजातियों को यहाँ पे लाया गया था, जैसे यूकेलिप्टस आ गया था। यूकेलिप्टस के बारे में हमें ज्यादा पता तो था नहीं, हमने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे बहुत सारी जगह पर उसने पूरी तरह से सारी वनस्पतियों को नष्ट कर दिया। वहां पे पानी की कमी कर देता है, जहां पे भी यूकेलिप्टस लगा पानी की कमी कर देता है, आसपास की सारी वनस्पतियों को सुखा देता है। तो ये दोनों ही मानव कृत है, ध्यान रखना। कपास का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द कॉटन? तो आंसर क्या होगा इसमें? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। आगे चलते हैं। द पैसिफिक सुनामी वार्निंग सिस्टम वाज इंस्टॉल्ड इन? प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली PTWS में स्थापित किया गया था 1965 में, ठीक है। नहीं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरजात खतरा है? अंतरजात बल के द्वारा होता है, अंतरजात बल, इंडोजेनिक थ्रेट। तो ज्वालामुखी अंतरजात है, सुनामी अंतरजात वजह से आता है, भूकंप भी पृथ्वी के इंडोजेनिक फोर्स से आता है, ठीक है, वो है। तो आंसर तीनों होंगे। इसके अलावा क्या है? विच रेफर टू द लॉस प्रिंसिपल ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? लाभ अधिकतम करण के लॉस सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? औद्योगिक अवस्थिति एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थितियों द्वारा अभिलक्षित होती है। किस उद्योग की अवस्थिति में मांग को सबसे महत्वपूर्ण चर माना गया है? किसी उद्योग में कोई उद्योग कहीं पर स्थापित किया जाएगा उसमें मांग सबसे बड़ा चर माना गया है, ठीक है। क्या आंसर होगा? ये सही है, ठीक है। नहीं, ग्रेटर हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे लघु हिमालय, ग्रेटर हिमालय, आपको ग्रेटर हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, फिर शिवालिक है, और फिर उसके बाद क्या है? आपके ऊपर देखेंगे ट्रांस हिमालय है। तो वे लघु हिमालय शिवालिक की तुलना में कम वर्षा प्राप्त करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। धौलागिरी पर्वत श्रृंखला इसी क्षेत्र में पाई जाती है, ग्रेटर हिमालय में धौलागिरी, ठीक है। यह लघु हिमालय के दक्षिण में है। तो आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा, ठीक है। नहीं, यह लघु हिमालय के दक्षिण में नहीं है, यह लघु हिमालय के ऊपर है, यानी उत्तर में है। तो ये तो गलत हो जाएगा। जहां जहां तीन गलत है अपने आप लगा दो, यहाँ पे देखो ये भी गलत हो जाएगा,
ठीक है नहीं, ऐसे करके याद रख सकते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी रेशे वाली फसल काली मिट्टी पर उगाई जाती है? अब ये बताओ, ये तो आप बता ही सकते हो, काली मिट्टी पे कौन सी उगती है? ठीक है, कपास उगती है। ठीक है, अब अलकनंदा नदी किस हिमनद से निकलती है? अलकनंदा नदी याद रखना, अलकनंदा सतोपंत से निकलती है, और अलकनंदा पे क्या है? वहां पर आपको मिलेंगे बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ पर सतोपंत ग्लेशियर, वहां से अलकनंदा निकलती है और भागीरथी नदी से देवप्रयाग पर जुड़ जाती है, जहां से इसकी संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 गति वाला भूस्खलन का एक प्रकार है? 3 गति वाला है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइप ऑफ द 3 स्पीड लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड, मड फ्लो? ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें? केवल 2, रॉक स्लाइड नहीं, मड फ्लो। क्या होता है? 3 प्रकार की गति होती है मड फ्लो में। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में करेवा मिट्टी पाई जाती है? कई बार क्वेश्चन पाया, करेवा मिट्टी कहां पर होती है? जम्मू कश्मीर में होती है। झीलों के निक्षेप की होती है, झीलों से जो पता निक्षेप निकलता है ना, झीलों का डिपोजिशन होता है, वो करेवा मिट्टी होती है। वहां पर सेब की फसलें बड़ी अच्छी होती है, तो इसलिए तुमने देखा हो कश्मीर की सेब बड़ी जोरदार होती है, बेहतरीन होती है ना। मृदा प्रोफाइल में किस क्षितिज को ऊपरी मृदा कहा जाता है? ऊपरी मृदा। ठीक है, यहाँ पे ओ होता है, फिर ए होता है, फिर बी होता है, सी होता है, इस प्रकार से होता है, तो ए होता है, ए हॉरिजन कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 भारत के किस राज्य केंद्र शासित से होकर गुजरता है? तो यहां पर आपको याद रखना, जम्मू कश्मीर से होकर गुजरता है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो आंसर क्या होगा इसमें? चीन है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक। ठीक है, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला लाभहीन कारक है। आर्थिक विकास को कौन प्रभावित करता है? ठीक है, उद्यमता नहीं करता, बाजार अपूर्णता, ठीक, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ये भी करता है, मकैन कृषि का मशीनीकरण, तो यहां पर क्या है? ये भी करता है। ये कह रहा लाभहीन कारण है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये जरूर करता है। ओके, आगे देखो, भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों उनके द्वारा सलाह दी जाती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को उनके द्वारा, प्रशासक के द्वारा दी जाती है, सभापति के द्वारा, मुख्य निर्वाचन मंत्रिपरिषद तो मंत्रिपरिषद के द्वारा दी जाती है। सीधी बात है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सहयोग से कार्य करता है और राज्यपाल भी मंत्रिपरिषद के सहयोग से ही कार्य करता है। ठीक है नहीं। निम्नलिखित में से वह कौन सी सूचियां हैं जिसका उल्लेख ब्रिटिश भारतीय संविधान अधिनियम 1935 में किया गया था? तो उसमें संघ सूची का इस्तेमाल नहीं था, संवर्ती और प्रांतीय का तो था। ठीक है नहीं, इन दोनों का था, संघ सूची का इस्तेमाल उसमें नहीं किया गया था। ठीक है, संधारणीय कृषि निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को एकीकृत करती है? ठीक है, पर्यावरण, स्वास्थ्य और आर्थिक लाभप्रदता दोनों को ही करती है, तो ये राइट आंसर होगा। भारत में पहले 4 आम चुनावों में निम्नलिखित में से किस पार्टी ने संसद में पूर्ण बहुमत? अरे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम था, उसके उस समय तो ये कहा जाता था कि अगर उसकी लकड़ी भी कोई खड़ी हो जाए वो भी जीत जाती थी, समझा नहीं? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीधी बात है, इसी का बोलबाला रहा है बहुत दिनों तक। तो ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किसने? निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, केवल प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, इसके द्वारा होता है निर्वाचक गण। यहाँ पे आपको पता है एमपी होते हैं, निर्वाचित एमपी और निर्वाचित एमएलए, ये निर्वाचन कर लेते हैं किसका? राष्ट्रपति का। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखो, ये भी आपको तैयार करना है। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? तो आंसर क्या है? बीजेपी वाज फॉर्म इन 1990 में, कि भाजपा गठन 1990 में हुआ था, ये गलत है बस। ठीक, हाउस ऑफ कॉमन्स निम्नलिखित में से किस देश से संबंध रखता है? तो यहां पे देखो फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, सब पूछता है। अब बताओ, संसदीय आपको याद रखने पड़ेंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो कहां पर? हाउस ऑफ कॉमन्स ये कहां पर? ब्रिटेन में है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देख लो, द प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहा है, प्राथमिक क्षेत्रों की। प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? जहां प्रकृति से हमें सीधे सीधे चीजें मिल जाए, उसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। तो दोनों ही सही है, वानिकी, ये भी सीधे सीधे कोई चीज हमें कहां से मिल रही है? पेड़ पौधों से मिल रही है। खनन, यानी ये भी हमें जमीन से मिल रहा है, ये भी सीधे सीधे प्रकृति से मिल रहा है। ठीक है, आपदा प्रबंधन के लिए प्रारूपी समुदाय आकस्मिक योजना में निम्नलिखित में से कौन से चरण शामिल होते हैं? प्रारंभिक जागरूकता और घनिष्ठता निर्माण, समुदाय की रूपरेखा को रेखांकित करना, कार्यबलों की दक्षता देना। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? तीनों ही सही है, याद रखना। आपदा प्रबंधन के लिए, आपदा प्रबंधन में आपको बहुत सारी चीज पढ़ाई जाएगी, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, बाढ़ है, अकाल है, इस समय पर किस प्रकार से प्रबंधन किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, वो आपदा प्रबंधन में कोरोना के टाइम पे भी आपदा प्रबंधन हुआ था, ध्यान रखना। कौन सा एक्ट है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं। ठीक है,
शरद पवार इज द फाउंडर मेंबर ऑफ। शरद पवार के बारे में देखो क्वेश्चन पूछा है, अब बताओ कहां से बचोगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो आप कितना ज्यादा आपका ब्रॉड माइंड होना चाहिए। हर घटना, यानी आप टीवी भी देख रहे हो, आप किताब भी अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, लोगों से कन्वर्सेशन भी अच्छा कर रहे हो, तब जाके आप इस पेपर को निकाल पाओगे। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन ए रूरल एरिया। एक ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान होती है। तो यहां पर कैसी होती है, मौसमी बेरोजगारी होती है, शिक्षित बेरोजगारी नगरों में होती है। ठीक है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अग्रिम देता है। ब्याज दर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को देता है तो वो रेपो रेट होती है। ठीक है, नहीं बैंक दर होती है। ठीक है नहीं। और अग्रिम देता है वो है। और रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट जनरली ध्यान रखें तो ये कम समय के लिए दी जाती है। ठीक, अल्पकालीन ऋण होता है। दीर्घकालीन ऋण क्या होता है, बैंक दर होती है। ओके, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट नियंत्रण की गुणात्मक लिखता है। ठीक है, क्रेडिट नियंत्रण को क्या लिखता है, चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण, जो याद रखना सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का प्रतीक क्या है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, सारी पार्टियां उनका भी प्रतीक आपको पता होना चाहिए। तो क्या है, चश्मा है। ठीक है, देख लो। स्वतंत्रता संग्राम के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक आर्थिक अर्थव्यवस्था थी, सही बात है। इसमें उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के सभी साक्ष्य थे। कृषि अति संकुलित थी। ठीक है, तो ये सभी सही है। ठीक है, यहां पर देखो मध्य सूची का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है। ठीक है, मध्य सूची। ठीक, आइटम लिस्ट इज द करेक्ट। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स का ये निगम टैक्स है वो राज्य सूची का है, नहीं है, गलत है। जनगणना संघ सूची की है। तो यहां पर क्या है, यहां पर आप देख लो कौन सा है। यहां पर केवल ये सही है, जनगणना। ठीक है, यहां पर ओनली सेकंड सही है, क्योंकि ये निगम कर जो है वो संघ सूची का है, याद रखो। जनगणना संघ सूची में आती है। ठीक है, कि को छोड़कर दिए गए सभी बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। पंजाब सेंट, ठीक है, ये है। तो इसमें यस बैंक याद रखो, प्राइवेट है। ठीक है नहीं। ट्रेजरी बिल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत, अब ये ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं। अगर उसमें ट्रेजरी बिल को जारी किया जाता है, ट्रेजरी बिल को बेचा जाता है, उससे पैसा आता है। ठीक है नहीं, याद रखो। और ये बहुत सारे जो मुद्रा का जो प्रवाह है ना, उसको भी प्रभावित करते हैं, मुद्रा की पूर्ति जो होती है। तो भारतीय केंद्र सरकार का दीर्घकालीन ऋण ग्रहण संसाधन है। वे 1 वर्ष से भी कम समय में परिपक्व हो जाते हैं। वे भारत के वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से जारी किए जाते हैं। तो केवल 2 सही है, ध्यान रखना। वे 1 वर्ष से भी कम समय में परिपक्व हो जाते हैं। यहां पर 1960 के दशक के उत्तरार्ध में गैर कांग्रेसी पार्टियों ने केंद्र और कई राज्यों में सरकार बनाई, जो भारत में निम्नलिखित में से किस पार्टी प्रणाली की उपस्थिति को दर्शाती है। ठीक है नहीं, बहुदलीय प्रणाली। याद रखना, जहां पर बहुत सारे दल होते हैं तो बहुदलीय प्रणाली होगी। सीधी बात है कि कांग्रेस के विरुद्ध बहुत सारे दल आपस में मिल गए थे और उन्होंने एक पूरी तरह चुनौती दे दी थी, और ये आप जानते हैं बहुदलीय प्रणाली होती है। ठीक है नहीं। आइए, अप्रैल 1963 तक नेपाल में पंचायत प्रणाली पूरी तरह से शुरू हो गई थी। इस प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे राजा महेंद्र सिंह ने शाही तख्ता पलट के बाद स्थापित किया गया था। यह दल विहीन प्रणाली है या 2 स्तरीय प्रणाली है। तो आपको याद क्या रखना है, यहां पर पहला और दूसरा, यह आपको याद रखना है। नेपाल के इतिहास में पहला राष्ट्रीय चुनावों का आयोजन किया गया था। नेपाल, अब नेपाल का भी क्वेश्चन पूछ लिया, देखो 1959 में। भारत में प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद वित्त आयोग का गठन होता है। तो हर 5वें वर्ष पर वित्त आयोग का गठन होता है। 280 में यह दे रखा है आर्टिकल में। भारत में नगर निगम के सामान्य निकायों के पार्षद को कितने सालों के लिए चुना जाता है, 5 सालों के लिए चुना जाता है। देखो इतने क्वेश्चन भी है इसमें। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मूल अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था। 44वां संविधान संशोधन था, 1978 में हुआ था ये। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय पाए जाते हैं। तो यहां पर आपको क्या तीनों दिखाई देंगे। टाउन एरिया भी होते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड भी होते हैं, नगर पालिकाएं भी होती हैं। ठीक है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धार्मिक मामलों के प्रबंधन की वो देता है। तो ये कौन सा है आपका, 26 है, 25, 26, 27, 28। ठीक है, ये धार्मिक से संबंधित है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम से। तो 26 प्रबंधन की बात करता है। ठीक है ना। चलिए, इन इंडिया पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, संसद किस किस से मिलकर बना है। तो भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा सबसे मिलकर बना है। ठीक है, तीनों राइट आंसर। ठीक है, 79 में दे रखा है संसद। निम्नलिखित में से कौन सा नगर पालिका राजस्व का एक प्रकार नहीं है। नगर पालिका कहां से राजस्व प्राप्त करता है, डिपोजरी रसीद से ये प्राप्त नहीं करता, बाकी सबसे करता है कर राजस्व, सहायता अनुदान और टैक्स। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निदेशक तत्वों के प्रयोग के बारे में बताता है। तो वो कौन सा है, 37 है। ठीक है, 37 में डीपीएसपी भाग 4 में दे रखी है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में होता है। ठीक है, चेंज ऑफ हार्ट। ठीक है,
इच एंड एवरी जैसे वाक्यांश पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? अंग्रेजी, भारतीय अंग्रेजी में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस उपायों और माध्यमों से छात्रों को मूल्य शिक्षा प्रदान की जाती है? तो आंसर क्या होगा इसका? पहला, दूसरा, तीसरा, भाषण से भी, संचार से भी, जन्मदिनों और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का उत्सव मनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लैंगिक भेदभाव सांस्कृतिक रूप से प्रभावित और सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होता है, ये तो बात सही है। लिंग विभाजित क्रियाकलाप वह विश्वास उत्पन्न करते हैं कि लैंगिक भेदभाव पुरुषों और महिलाओं की आवश्यक प्रकृति है। ठीक है, दोनों ही बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। कौन सी श्रेणी बच्चों के लिए उनकी शिक्षा की प्रक्रिया में खतरा पैदा नहीं करती? शारीरिक विचलन, संवेदी क्षति, भाषा और संचार के साथ समस्या, जिन बच्चों में न तो संज्ञात्मक और न ही अधिगम अक्षमता है। ठीक है, यही है। ठीक है, नहीं, कौन सी श्रेणी बच्चों के उनकी शिक्षा की प्रक्रिया में खतरा पैदा नहीं करती? ठीक है, चलो, ये खतरा पैदा नहीं करती है। एक ऐसा तरीका जहां पर एक आकर्षण संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करने के लिए प्रभावों को जोड़ा जाता है और एक रचना के बाएं और दाएं पक्षों की तुलना करने का तरीका है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? सामंजस्य और संतुलन कहते हैं, हार्मनी एंड बैलेंस। एक शिक्षक के रूप में अधिगम के अनुकूल मानवीय वातावरण बनाने के लिए आपको निम्नलिखित में से किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो किस पर देना चाहिए? छात्रों के बीच सहकारिता को प्रोत्साहित करें, लेकिन सहयोग को नहीं। ठीक है, नहीं, सहकारिता, सहकारिता तो जानते हो ना आप। ये रचनात्मक आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन सही है इसमें कि इसे औपचारिक आधार पर नियमित अंतराल पर संचालित किया जाना चाहिए। अगर आप इस पीपीटी को मुझसे चाहते हो कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं, तो आप SST विद राज राणा, ठीक है, इस टेलीग्राम पर मुझे आप ज्वाइन जरूर कर लें। इस पर आप मुझे ज्वाइन कर लें और फिर आपको यहां पर बहुत बढ़िया तरह से आपकी यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी और यहाँ पे आप मुझसे प्रश्न भी कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। किसने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना और भारतीय इतिहास लिखने के कार्य की शुरुआत की थी? ठीक है, तो विलियम जॉन्सन ने लिखा था, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से क्रिया शिक्षण, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रश्न है? निम्न क्रिया शिक्षण, अधिगम और राजनीति का कौन सा संयोजन सही है? आप बच्चों को पंचायत कार्यालय, बांध, फैक्ट्री आदि ले जा सकते हैं, क्षेत्र भ्रमण, ठीक है, एक पंचायत अध्यक्ष की भूमिका निभाएं जो ग्राम सभा के सदस्यों को संबोधित कर रहा हो, भूमिका निर्वहन। देखो क्रिया शिक्षण अधिगम की बात कर रहा है, ठीक है, लड़ने की बात कर रहा है यहां पर। ठीक है, तो आप बच्चों को पंचायत कार्यालय, बांध, फैक्ट्री आप लेके जाते हैं तो वो क्या किसी जगह भ्रमण होता है? सीधी सही बात है। एक पंचायत अध्यक्ष की भूमिका निभाएं जो ग्राम सभा के सदस्यों को संबोधित कर रहा हो, भूमिका, यानी किसी बच्चे को पंचायत अध्यक्ष की भूमिका में खड़ा कर दें, उससे कहें कि ऐसा है कि चलो संबोधित करो, तो ये भूमिका निर्वहन कहते हैं इसको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बच्चों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशात्मक सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो आंसर क्या है? सबको किया जाता है। पहेली हल करना, रिडल हल करना, कविता लेखन। रचनात्मकता होती है, कविता बिना रचनात्मक होगी नहीं, रिडल ये भी बिना रचनात्मक के नहीं होगी, पहेली बिना भी रचनात्मक के होगी नहीं। ठीक है, नहीं, चलिए, तो इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन क्या हो गए? सब हो गए। और यहां पर मैंने आपको यहां पर लगभग 100 प्रश्न करा दिए। 2021 में ये सारे प्रश्न आए थे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं। और 2021 के और भी पेपर जितने भी टीजीटी के आए हैं, पीजीटी के आए हैं, पीआरटी के आए हैं, सारे पेपर को मैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपके सामने लेके आऊंगा। फिर उसके बाद आप तैयारी करना, तो आपको पता चलेगा तैयारी का आयाम, डायमेंशन कैसा है, क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है। आप पेपर को जरूर पढ़ें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।